यह गणित बदल सकता है तब, जबकि हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं ने बहुत जोश जुनून के साथ इस बार मतदान किया है और महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है वोट पोलिंग में। अगर वह मतदान के प्रति जो उत्साह महिलाओं में है वह एनडीए के 10,000 के कारण है, जो चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने दिया है महिलाओं के खाते में, अगर उस 10,000 के कारण महिलाएं इस तरह से निकली है तो फिर हमने जो बताया है ये सारे अनुमान और जो पूर्वानुमान दिखाए जा रहे हैं ये सब ध्वस्त हो सकते हैं। नमस्कार, अभी हमारे साथ है बड़े भाई जगदीश झा गुड्डू और राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में उतरे हैं। कैसा लगा, कैसा ग्राउंड रिपोर्टिंग हुआ और कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा आपका? सबसे पहले तो अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सहयोग के साथ ही मैं जो है अपने सफ़र के नए सफ़र का आगाज कर पाया। हर जगह आप साथ साथ रहे और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर जो है जिले के लगभग क्या 6 विधानसभा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जनता का मिजाज जानने का प्रयास किया। तो जो चुनाव का समीकरण है ये हम लोगों को बहुत करीब से इस बार देखने का अवसर मिला और ये पहला चुनाव है जब राजनीतिक मंच के माइक की जगह मैंने पत्रकारिता के माइक के साथ चुनाव को कवर किया, करीब से देखने का मौका मिला। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब जगह जो है बारी बारी से ये चीज़ बताइए, कैसे कहाँ कोर पार्टी जो है आपको कैसा लग रहा है कि कौन जीत किसकी हो रही है, कौन सेकंड नंबर पे रहेंगे या कौन जो है तीसरा मोर्चा बन के उभरेगा इसमें? तो सबसे पहले हम जो है अररिया विधानसभा को ही लेते हैं। अररिया विधानसभा में जैसे कि 2 प्रत्याशी जो है जदयू के और कांग्रेस के और एक शिवदीप लांडे जी भी है। नहीं, मुख्य रूप से अररिया विधानसभा में 2 ही प्रत्याशियों के बीच चुनाव रहा। तीसरा जो है उम्मीदवार बनने के, तीसरा मोर्चा बनाने का भरसक प्रयास हुआ AIMIM के प्रत्याशी इंजीनियर मंजूर आलम के द्वारा। हालांकि वो बहुत सफल होते हुए अभी के दौर में नहीं दिख रहे हैं जैसा कि लोगों का रुझान मिला। तो चुनाव मुख्य रूप से 2 प्रत्याशियों में केंद्रित हो गया अररिया विधानसभा का। एक तरफ तो जो महागठबंधन है इंडिया है उसके उम्मीदवार आबिदुर रहमान जो तीसरी बार विधायक बनने की ओर मतलब प्रयासरत हैं, और दूसरी तरफ हो गई एनडीए की उम्मीदवार जदयू उम्मीदवार शगुफ्ता जी। हालांकि शुरुआत में लग रहा था कि संघर्ष बहुत ही कड़ा है, मुकाबला है, लेकिन अंत आते आते अगर मैं कहूं तो जो मेरा अपना अनुमान है जनता से जो रुझान मिला उसके अनुसार इस सीट पर लगता है कि कांग्रेस भारी पड़ रही है, कांग्रेस बाजी मारती दिख रही है। चलिए आप सिकटी विधानसभा की ओर चलते हैं। सिकटी विधानसभा में कैसा लगा? सिकटी विधानसभा में शुरुआत में तो लगा था कि जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं, मुखिया हैं रागी बबलू, ये फैक्टर बनेंगे, जो एक समुदाय विशेष के वोट में सेंधमारी होगी। लेकिन ज्यों ज्यों चुनाव आगे बढ़ता गया त्यों त्यों वो फैक्टर जो है वो समाप्त होता दिख रहा है। और जो हम लोगों ने वहाँ की रिपोर्टिंग की थी उस दौरान हम लोगों ने देखा था कि जो वर्तमान विधायक हैं, चूंकि वो 2 बार से लगातार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सिकटी का, भारतीय जनता पार्टी के अभी निवर्तमान मंत्री विजय कुमार मंडल जी, उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी था, जनता में आक्रोश था। ऐसा होता है कि जब आप लंबे समय तक पावर में रहते हैं तो जनता में विरोध होता है, तो वो विरोध अगर अंतिम तक बना रहा है, जैसा कि माहौल से पता चल रहा है कि विरोध था, बरकरार था, तो ऐसे में लगता है कि महागठबंधन से जो वहाँ उम्मीदवार हैं वीआईपी पार्टी से हरि परमानी वो भारी पड़ रहे हैं। हालांकि टक्कर कांटे की है तो बहुत ये पुख्ते तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर अपने अनुमान से बताऊं तो ऐसा लगता है कि हरि परमानिक की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। अब वहां से हम लोग बढ़ते हैं फॉरबिसगंज विधानसभा की ओर। फॉरबिसगंज विधानसभा में जैसे 2 प्रत्याशी है कांग्रेस और इसका, इसमें जी टक्कर की संभावना दिखाई दी है। बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट भी किए। रंटू मंडल भी था, तीसरा मोर्चा बोला, लेकिन उस टाइप से उसका नहीं हो पाया सेंधमारी जी। तो उसमें क्या? हालांकि रंटू मंडल के कार्यक्रम में जो है भीड़ जबरदस्त उमड़ी, लेकिन वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील होती नहीं दिख रही है। चुनाव वहां जो है मंचन केसरी और मनोज विश्वास के बीच केंद्रित रहा। जैसा मैंने सिकटी के बारे बताया कि जो जब आप पावर में रहते हैं लंबे समय तक तो आपका विरोध होता है। तो मंचन केसरी भी 2 बार के विधायक रह चुके हैं फॉरबिसगंज से और लंबे समय से भाजपा के पास फॉरबिसगंज की सीट रही है।
वह उस ढंग से क्षेत्र में काम नहीं हो पाया है। हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट के समय देखा कि वहां भी जो है जनता में विधायक के प्रति काफी आक्रोश था, लोग बदलाव की बात कर रहे थे। दूसरा फैक्टर हो गया क्या कि मनोज विश्वास अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं और अति पिछड़ा समुदाय जो है वो भाजपा का बेस वोट कहिए, आधार वोट बन गया है इस समय। उसमें मनोज विश्वास सेंधमारी करने में अगर सफल हुए, क्योंकि उस समय तो हवा लग रहा था कि वो सफल हैं, तो मनोज विश्वास भारी पड़ रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि फॉरबिसगंज सीट हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए। अंतिम समय में अगर कुछ उलटफेर बहुत बड़ा नहीं हुआ होगा तो निश्चित रूप से वो सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं। हालांकि कुछ भी कहना अभी असंभव है, अंतिम में अगर कुछ खेल हो गया हो, कहीं से कोई लहर चल गई हो, क्योंकि जो भाजपा का मुख्य बिंदु रहता है, जीत का आधार होता है, वो कहीं ना कहीं हिंदूवादी सेंटीमेंट होता है। और इस बार फॉरबिसगंज विधानसभा में भी यह स्थिति नहीं थी कि आप हिंदूवादी सेंटीमेंट पैदा कर सकें, क्योंकि दोनों ही हिंदू उम्मीदवार हैं, दोनों के बीच जो टक्कर था। मनोज विश्वास का स्वभाव थोड़ा सरल है, इसलिए भी उनकी थोड़ी सी लोकप्रियता नजर आई। अब तो देखने वाली बात होगी कि जनता ने अपना जो मिजाज बनाया था वो बरकरार रहा या उसमें बदलाव हुआ, ये तो 14 नवंबर को ही पता चल रहा है। आप सबसे चर्चित विधानसभा जो नरपतगंज की ओर चलते हैं, उसमें बीजेपी के टिकट को लेकर भारी टकराव था। टिकट लास्ट में देवंती यादव को मिली, और वहां पे कैसा क्या सीन आपको महसूस हो रहा है? देखिए, वहां पे मुझे लगता है क्या कि जो त्रिकोणीय संघर्ष है, अनिल कुमार यादव भी अपना एक वजूद बनाने में कामयाब रहे हैं, साबित किए हैं। वो वजूद तो था ही, जो हम लोग वहां गए भी थे, और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 7 टर्म रिकॉर्ड 7 बार वो राजद के जिलाध्यक्ष रहे, पूर्व विधायक रहे। तो कहीं ना कहीं राजद का जो वोट है उसमें तो विभाजन स्पष्ट था, राजद प्रत्याशी मनीष यादव और अनिल यादव के बीच। दूसरा एक फैक्टर है क्या कि अनिल यादव का घर भरगामा प्रखंड पड़ता है, और भरगामा की 13 पंचायत नरपतगंज विधानसभा में है। अगर क्षेत्रवाद चला होगा तो भी अनिल यादव भारी पड़ रहे हैं। और ये फैक्टर देवंती यादव के साथ भी लागू होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता टिकट के दौर में थे, जिन्हें टिकट नहीं मिला, उससे निराशा हुई। उन नेताओं ने क्या किया? अगर उन नेताओं ने पार्टी के प्रति वफादारी दिखाते हुए ईमानदारी से देवंती यादव का साथ दिया है, तो देवंती यादव की एक तरफा जीत हो सकती है, जो मतलब मार्जिन बढ़ सकता है जीत का। लेकिन अगर उन नेताओं के दिल में कहीं कोई खोट रह गया है, कोई कसक रह गई और उन्होंने भीतरघात जैसा कुछ कर दिया है, तो ऐसे में वहां का निर्णय मुश्किल सा होगा। लेकिन अभी अगर हम कहें तो देवंती यादव उस सीट को जीतते हुए नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में नरपतगंज सीट जा सकती है। चलिए, अब रानीगंज विधानसभा के बारे में, वहाँ कैसा सीन लग रहा है? रानीगंज में भी बिल्कुल यही बात है जो सिकटी और फॉरबिसगंज में नजर आया कि वहां भी जो है अचमित ऋषिदेव वर्तमान विधायक 2 बार से विधायक हैं। हालांकि जो सबसे अगर पिछड़ा हुआ विधानसभा की बात हम करें, क्योंकि हम लोगों ने रानीगंज में भी आपके साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो 6 विधानसभा में सबसे पिछड़ा विधानसभा रानीगंज मुझे नजर आया। और इससे पहले मैंने रानीगंज को इतने करीब से देखा भी नहीं था, पत्रकारिता के कारण इस बार जाने का अवसर मिला। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार है, वहीं विकास जो है वो कोसों दूर नजर आ रहा है रानीगंज से। सभी मामलों में पिछड़ापन साफ नजर आ रहा था, और जनता में वहां भी काफी आक्रोश था अचमित ऋषिदेव के खिलाफ। अविनाश मंगलम क्योंकि शिक्षक के पेशे से त्यागपत्र देकर आए, सफलता नहीं मिली, पिछले बार सफल होते होते रह गए थे, थोड़ी उसके प्रति सहानुभूति भी नजर आ रही थी। तो मुझे ये कहने में दिक्कत नहीं है कि अविनाश मंगलम और अचमित में कांटे की टक्कर है। हालांकि इस समय की बात करें, अगर पिछले 2 दिन में प्रचार कार्य थमने के बाद 9 नवंबर को संध्या 5 बजे प्रचार कार्य थमा, उसके बाद कुछ तूफानी नहीं हुआ हो, तो रानीगंज सीट भी महागठबंधन के खाते में जा सकती है। अच्छा, सबसे हॉट सीट जहां दोनों भाई मतलब एक विरासत की भी लड़ाई है, वहां के विषय में मतलब जोकीहाट के विषय में आप बताइए। वहां जैसे 4 प्रत्याशी है, मुर्शीद आलम भी है और मंजर आलम साहब भी है, सरफराज आलम है और शाहनवाज आलम जो है, बिल्कुल चारों का हमको विश्लेषण बताइए। देखिए, आपने सही शब्द का प्रयोग किया कि सबसे हॉट सीट, जिले की सबसे हॉट सीट इस वक्त जो है वो जोकीहाट ही बना हुआ है, और वहां
चारों में संघर्ष है, किसी को आप कम नहीं आंक सकते हैं, चाहे वो AIMIM का प्रत्याशी हो, क्योंकि 2020 में AIMIM के प्रत्याशी के तौर पे ही शाहनवाज आलम ने वहां जीत दर्ज की थी, और उस समय राजद के प्रत्याशी उनके बड़े भाई सरफराज आलम होते थे, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, इस बार सीट जदयू को चले गई तो मंजर आलम आए, और जो जनसुराज से सरफराज आलम आए। तो जिले में जो एक सीट पर जनसुराज भारी नजर आ रही है वो एकमात्र सीट जोकीहाट है। यहाँ संघर्ष काफी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ये है लोगों में कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, जोकीहाट में अफसरशाही बहुत है। लोगों में एक चीज हम लोगों ने देखा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान, कि सरफराज आलम के प्रति लोगों की एक सहानुभूति थी। वो आपने भी महसूस किया होगा कि लोग बोल रहे थे कि सरफराज आलम जो है वो मर्द आदमी है, अफसर का कॉलर पकड़ के काम करवा सकता है, उससे लोग डरते हैं, जो पदाधिकारी हैं उसमें खौफ रहता है। लोग जिले के ही नहीं, मुझे लगता है बिहार के लोग इस वक्त अफसरशाही से परेशान हैं और अफसरशाही पर नियंत्रण की बात सोच रहे हैं। हालांकि रुझान तो एनडीए गठबंधन की तरफ बिहार में है, लेकिन लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं अफसरशाही को लेकर के बहुत आक्रोश है। ये आक्रोश हम लोगों ने जोकीहाट में महसूस किया, और लोग चाह रहे थे कि सरफराज आलम हो। अब वो अंतिम दौर में कितने टिके रहे हैं, शुरुआत में तो माहौल बहुत अच्छा था, लेकिन वहां मंजर आलम को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि धार्मिक आधार पे वोट गोलबंदी होती है। वो जदयू के उम्मीदवार थे, भाजपा से गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं ऐसा अगर यादव को छोड़ के चलें कि यादव में जो है 25% भाजपा, रेस्ट जो है वो आरजेडी या सरफराज में गया हो, तो अगर ये ध्रुवीकरण हुआ है और AIMIM जिस तरह जमीन पे दिख रही थी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे थे मुर्शीद आलम, अगर वो मजबूती बरकरार रह गई है तो वहां का रिजल्ट कहना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि मेरा जो अनुमान है कि वह जो वहां अब भी सरफराज आलम भारी पड़ रहे हैं, पड़ सकते हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं ये तो मैं बहुत पुख्ते तौर पर नहीं कह सकता। टक्कर किससे होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे जोकीहाट में संघर्ष जो है उसमें एक सरफराज आलम है, मंजर आलम है, और फिर जो राजद के उम्मीदवार हैं वह भी हैं, लेकिन मुर्शीद आलम को भी कम नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि वह भी ऐसा लगता है कि एक जो अच्छा वोट है। 2 पंचायत के मुखिया भी रहे। हाँ हैं, वर्तमान में 2 पंचायत के मुखिया हैं। पलासी के उत्तर का कोई उम्मीदवार नहीं है, वो नजदीक के ही, जोकीहाट से उत्तर का उम्मीदवार नहीं है, वो नजदीक के ही है मंजर आलम जी काशीवाड़ी के, तो 2 पंचायत के मुखिया भी हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो हल्के उम्मीदवार हैं। AIMIM के उम्मीदवार भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं और उनको भी अच्छा वोट मिलने जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जोकीहाट में हार जीत का फैसला बहुत कम के अंतर से होना है, वहां संघर्ष बहुत कड़ा है और सचमुच में वो हॉट सीट है, लेकिन सरफराज आलम जो है वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। जिले का मेरा जो अनुमान है वो साझा कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों का जो अनुमान है वही सही हो, क्योंकि ये सिर्फ महज एक अनुमान है जो कुछ मतदाताओं के हमने विचार जाने हैं उस पर आधारित है। हालांकि मैंने दूसरी बात भी अपने भाई अखिलेश जी के साथ बातचीत में आपको कही कि मेरा यह भी अनुमान है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्टर, ये जो मैंने 6 विधानसभा में आपको अभी बताया, यह गणित बदल सकता है तब जबकि हम लोगों ने देखा है कि महिलाओं ने बहुत जोश जुनून के साथ इस बार मतदान किया है और महिलाओं का प्रतिशत बहुत अधिक है वोट पोलिंग में। अगर वह मतदान के प्रति जो उत्साह महिलाओं में है वह एनडीए के 10,000 के कारण है जो चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने दिया है महिलाओं के खाते में। अगर उस 10,000 के कारण महिलाएं इस तरह से निकली है तो फिर हमने जो बताया है ये सारे अनुमान और जो पूर्वानुमान दिखाए जा रहे हैं ये सब ध्वस्त हो सकते हैं बशर्ते कि महिलाएं उसके कारण निकली हों। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा कि महिलाओं ने क्या किया है इस बार के बिहार का चुनाव परिणाम।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बड़े भाई जगदीश गुड्डू जी जुड़े थे, और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आगे से भी इस टाइप की तरह की वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। और कमेंट में हम लोगों को जरूर बताइए कि हम लोगों का प्रयास कैसा लगा, चुनाव के दौरान हमारा कवरेज कैसा लगा। मैं जगदीश गुड्डू इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूं, प्राथमिक विद्यालय का अभी छात्र हूं पत्रकारिता में। आप सबों के उत्साहवर्धन से ही आगे का रास्ता प्रशस्त होगा, मेरा मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई बात आपके दिल को चुभी हो तो यह रखिए कि हमारा इरादा कहीं से आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस हम लोगों ने जो देखा था इसे आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराई से आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।